सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मौलाना फजलुर रहमान साहब रोज़ बयान बदलते हैं, रोज़ रंग बदलते हैं, रोज़ अंदाज बदलते हैं। कभी उनका बयान अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ होता है, कभी मजहबी कार्ड उनके बयानात में नज़र आता है, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात कर देते हैं, कभी वो कौमी मफादात के ख़िलाफ़ मज़ीद आगे चले जाते हैं और करतारपुर जिसका लेना देना कुछ नहीं वहाँ पर बात शुरू कर देते हैं। कभी वो काजी फाइज़ा साहब की बात शुरू कर देते हैं, कभी वो कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात हो सकते हैं और हुकूमत की तरफ से कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए। फिर अचानक जिस तरह आज उन्होंने कह दिया कि अगर वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा नहीं लेना तो फिर कोई कमेटी हमारे पास ना आए, फिर कोई बातचीत करनी ही नहीं है। ये क्या है? कौन मौलाना को ये इशारे देता है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब मायूसी में ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि मौसम भी ख़राब है और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके मानने वाले, वो बेचारे सर्दी में बारिश में भीगते हैं। मौलाना साहब घर चले जाते हैं, वहाँ पर फिर वो कहते हैं जी चौधरी बरादरान के पास मैं जा रहा हूँ हलवा खाने। फिर अकरम दुरानी साहब का आज बयान सुन ले, वो कहते हैं जी जो लोग यहाँ पर आए आज़ादी मार्च में 1 महीने तक रह सकते हैं और भूखे रह सकते हैं। दुरानी साहब आप रहे ना भूखे, आप खुद उनके साथ मैदान में आए और उनकी तरह ही खुले आसमान के नीचे रहे, जरा एक दिन रह के दिखाएं, फिर मैं बात मानता हूं। मौलाना साहब भी इसी तरह रहे। तो अब ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि शायद मौलाना साहब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब सीरत कॉन्फ्रेंस है उसके बाद कोई वाज़ेह ऐलान कर देंगे। कोई इशारे नजर आ रहे हैं रहबर कमेटी की तरफ से। पीपल्स पार्टी के फरत बाबर भी कह चुके हैं कि 2 दिन बाद हम मौक़िफ़ मजीद सख्त कर देंगे। ये मजीद सख्त मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि मौलाना साहब का प्लान ए तो फेल हो गया बुरी तरह से, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा अभी तक नहीं आया। वो कब से अल्टीमेटम दे रहे हैं, पहले उन्होंने कहा जी सितंबर की बात वरना हम आ जाएंगे, फिर उन्होंने 27 का कहा, 27 अक्टूबर का, फिर उन्होंने यहाँ पर पहुँच के 31 अक्टूबर को 2 दिन का कहा, वो भी डेडलाइन खत्म हो गई। तो अब तो वो कोई डेडलाइन भी नहीं दे रहे। तो वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा तो आया नहीं। अब कहा गया प्लान बी और सी भी है। उनके करीबी सहाफ़ी वो भी कहते रहे कि प्लान बी और सी बड़ा खतरनाक है। तो मैं आपसे अर्ज कर देता हूं प्लान बी और सी क्या है। प्लान बी ये है कि जनाब अपोजिशन जमातें इस्तीफा दे देंगी पार्लियामेंट से, असेंबलियों से, तो उसमें भी उनके साथ कोई नहीं आने वाला, तो लिहाजा प्लान बी तो पहले ही फेल हो गया। प्लान सी ये है कि जगह जगह जहां जहां उनके मदारिस हैं मेन शाहराहों पर आकर उनको रोड ब्लॉक कर दी जाए, चोक किया जाए पाकिस्तान को, या ये भी है कि 3 दिन के लिए सड़कें बंद, 3 दिन के लिए खोल दी जाए। ये भी फेल होगा क्योंकि इसमें ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग साथ होगी। तो फिर क्या होगा? तो मौलाना साहब का तो हर प्लान फेल हो चुका है। अब उनके पास क्या रास्ता है, आज इसी पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब मेरे साथ हैं, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं और प्रोग्राम बाबर डोगर साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि मौलाना को इजी नहीं लेना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आज बाबर डोगर साहब से पूछ लेंगे कि वो हद क्या हो सकती है, आखिर यही हमें बता दें और फिर क्या करना चाहिए। असद खरल साहब, आपको क्या लग रहा है मौलाना साहब ने आज जो कह दिया है उसके बाद क्या होगा? क्योंकि मुलाकातें वो कर रहे हैं 2 दिन में 4 मुलाकातें परवेज इलाही से हो गई। परवेज इलाही साहब बड़े उम्मीद नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आप जल्द खुशखबरी सुनेंगे और यह भी बात हो रही है कि कोई जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा। इस हवाले से जब सवाल पूछा जाता है तो वो इसको ना नहीं करते। तो फिर क्या आप देख रहे हैं? और सबसे बढ़कर यह कि इमरान खान साहब ने आज कह दिया है कि धरने का मामला अफवाम और तफहीम से हल हो जाएगा, तो इसके बाद फिर कोई थ्रेट वाली बात रह नहीं जाती। उसामा साहब, एक आज शायद इम्कान है मुलाकात का, वो है मरियम साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात जी। उस मुलाकात के बाद से भी मौलाना साहब के स्टांस में तब्दीली आ सकती है, यानी मजीद सख्त हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि कुछ पैगामात का तबादले होंगे। बावजूद इसके कि मौलाना साहब को जब 2 नून लीग के अहम रहनुमाओं की एक कॉल थी, आपस में यानी उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी, वो मौलाना साहब ने जब सुनी तो वो बड़े मायूस हुए। क्योंकि उसमें वो ये लोग कह रहे थे कि मौलाना साहब को हमें हीरो नहीं बनाना चाहिए, हमने मौलाना साहब के ज़रिए जो कुछ लेना था वो ले लिया, तो मौलाना साहब के पास इतनी सीटें नहीं है, लेकिन हमें खामखा उनको हीरो नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ये जब कॉल मौलाना साहब तक पहुंची, ये आपस में उनकी कन्वर्सेशन यानी जो थी, जो गुफ्तगू थी जो, तो मौलाना साहब इससे बड़े परेशान हुए और उन्होंने अपने कुछ जो करीबी रफ़्का हैं उनसे भी ये बात शेयर की। और उसके बाद 1-2 दिन आपने देखा मौलाना साहब बड़े बुझे बड़े
उनके अंदर जो चार्ज वो नहीं था। सही। तो एक तो मरीम साहिबा की जो मुलाकात होगी वो वही मुलाकात होगी जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया और वही मौलाना साहब को कुछ अफगानिस्तान से सर कैसे वो होगी? मरीम मौलाना साहब कह रही है उनके प्लेटलेट्स फिर गिर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, उनकी तो हालत बड़ी खराब है। कुछ अफगानिस्तान से भी मुख्तलिफ पैगामात वाया वाया होके अफगानिस्तान से मौलाना साहब तक पहुंच रहे हैं और वो चीज़ें भी मद्देनज़र हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि मौलाना साहब एकदम कभी वो मिनट में तोला मिनट में माछा, जो बात चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बात की है, चौथी आलमोस्ट मुलाकात उनकी हो गई है, उसके अंदर मौलाना साहब को ये कहा गया, क्योंकि ये बात तब आई जब मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने बात की थी मौलाना साहब के जो लोग हैं, ये उनको जवाब दिया था कि अगर आपको इंतखाबी धांधली के हवाले से इलेक्शन के नताइज के ऊपर आपको एतराज़ है तो आप प्रॉपर फॉरम में जाएं। तो उस पे हुकूमत ने उनको ऑफर दे दी है कि अगर आप चाहें तो हम इलेक्शन जो हैं हल्के खुलवाने के हवाले से, इलेक्शन के जो मामलात है उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है। नैयर बुखारी साहब का ये पॉइंट आया कि नहीं, इस हवाले से पार्लिमानी जो हमें कमेटी के जरिए प्रोब करानी चाहिए। हुकूमत ने कहा अगर ये कहते हैं उस पर भी हम असद कैसर साहब को बाकायदा टास्क दिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि आप अपोजिशन से मिलें और TOR तय करें मिलके। एक तो ये मामला हो गया, यानी मौलाना साहब की फेस सेविंग का एक बड़ा जस्टिफिकेशन बन रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। एक ये मामला हो गया। मौलाना साहब के जो मेन मुतालबात थे इस्तीफ़ा और असम्बलियों को तहलील करना जी, वो दोनों तो नहीं माने जा रहे। अब तीसरी बीच में शक्ल आ रही है, ये जो जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी कमेटी के जरिए इंतखाबी इस्लाहात और पिछले इलेक्शन के हवाले से जो उनकी तहकीकात करवाना, तो ये मामला तो चल रहे हैं। तो बाकी मैं वही कह रहा हूँ कि जो कुछ पैगामात आ रहे हैं, मुलाकातें जो होंगी, उसके बाद मौलाना साहब के हवाले से, उनके हवाले से कुछ भी कबल वक्त कहना है और ये मैसेजिंग है, ये एक इशारे हैं, सिग्नल हैं। मरियम साहिबा की उनको जो मुलाकात है वो बड़ी अहम होगी। अच्छा ये बताएं बाबर डोगर साहब ये बताएं कि चले ये बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि फामो तफहीम से मामला हल हो जाएंगे और इमरान खान साहब ने कहा था जी हफ्ते तक ये बैठेंगे, तकरीबन हफ्ता हम कह सकते हैं मुकम्मल हो गया, तो मौलाना साहब की ये तो जीत है। लेकिन वो अकरम दुरानी साहब भी कह रहे हैं, राबर कमेटी के चेयरमैन मौलाना साहब की पार्टी के, कि जी 2 रोज़ तक नया रुख इख्तियार करेगी। परवेज़ खटक साहब जो हुकूमती कमेटी की तरफ से हैं वो भी कह रहे हैं कि लगता है कि मौलाना 12 रबीउल अव्वल तक या 12 नवंबर तक उनका एहतजाज जारी रखने का शायद इम्कान है। तो अब ये लग रहा है कि दोनों तरफ से यह है कि चलें कुछ दिन और देखा जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये चिराग बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है जो मौलाना साहब एकदम सख्त बयान दे देते हैं? उसामा साहब, इमरान खान साहब ने एक मीटिंग में एक अहम मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि ये धरना लंबा चले और हमें ये 50 दिन तक भी चल सकता है, तो हमें इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। अच्छा, तो गवर्नमेंट ये नहीं है कि गवर्नमेंट जल्दबाजी में है या गवर्नमेंट ये चाह रही कि इसको फौरी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ये चाह रही कि इस मामले को, ठीक है मौलाना बैठे हैं तो इसको लटकाया जाए, मुज़ाकरात के जरिए इसको तवालत दी जाए, ताकि अल्टीमेटली वहाँ पर ठंड बढ़ रही है, हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, लोग बददिल होना शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट जितना इसको डिले करेगी उतना ही दुरानी साहब तो कह रहे हैं कि 1 महीने तक वो भूखे रह सकते हैं जो लोग आए हैं। सर अभी तो जो उनके खाने के हालात हैं ना, वहाँ पर आज जो टीमें गई हैं, जो मेरी इत्तलात हैं, तो मूंग चने उनको मिल रही हैं, उनको बिरयानी मिल रही है, वहाँ पर सुबह हलवा आ रहा है, तो समझ निहारी आती है डेली नाश्ते में, खाने की तो वहाँ पर फरावानी है। अब देखना ये है कि वो कौन से लोग हैं, कहाँ से आ रहा है, और इसके ताने बाने जाती उम्रा से भी मिल रहे हैं जहाँ से खाने की पेमेंट्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें भी देखने में आ रही हैं। जहाँ तक मरियम का ताल्लुक है, तो आज शेड्यूल में मरियम के था कि उन्होंने 4 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था और आज मौलाना ने उनको खाने की दावत दी थी और उन्होंने मौलाना के साथ खाना खाना था और आज ही उन्होंने वापस आ जाना था। अच्छा, लेकिन 2 बजे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दौड़े जाती उम्रा आए हैं, उन्होंने आके नवाज शरीफ से मुलाकात की और 2 बजे, और पता नहीं उसमें उन्होंने, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ के आगे हाथ जोड़े कि मरियम को फ़िलहाल ना जाने दिया जाए
और इसके साथ साथ ये भी उसके फ़ौरन बाद एकदम खबर आ गई कि मियाँ साहब के प्लेटलेट जो है अचानक नीचे गिर गए हैं। जी जी। और 25,000 तक रह गए हैं। और फिर मरियम का जो इस्लामाबाद का टूर था वो फिर कैंसिल हो गया। चलो, तो अब जिस तरह से खैल साहब कह रहे हैं, इसमें इतनी सदाकत ज़रूर है कि आज उनका शेड्यूल में था। आज 4 बजे उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, 9 बजे उनकी मौलाना से मीटिंग शेड्यूल थी, मौलाना के साथ उन्होंने डिनर भी करना था और नवाज शरीफ साहब का मैसेज भी मौलाना तक पहुंचाना था। अब हो सकता है कि आज कैंसिल हुआ तो वो कल चली जाएं, लेकिन व्हाट्सएप पे जिस तरह से बात हो रही थी, खैल साहब कह रहे थे व्हाट्सएप पे वो पूरी तरह कनेक्टेड है मौलाना से। तो एक तो PMLN की ये पॉलिसी चल रही है और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज जो है वो तो चाहती हैं कि मौलाना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठे। और वो उनकी आप देखें कि मौलाना का टारगेट क्या है। मौलाना बार बार टारगेट करें अदारों को हर हवाले से। कभी इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, कभी मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, कभी करतारपुर कॉरिडोर की बात करते हैं, तो वो डायरेक्ट हिट करते हैं अदारों को। ये वही पॉलिसी है जो नवाज शरीफ चाहते हैं, ये वही चीज़ है जो मरियम चाहती हैं, जो मरियम कहती रही हैं डोंट लीक्स 1 डोंट लीक्स 2। मौलाना ने आज तक कश्मीर की बात नहीं कही। आप सुन लें कश्मीर का जो आज़ादी मार्च बेसिकली तो उसामा साहब देखें, आज़ादी मार्च बेसिकली जो इन्होंने 27 अक्टूबर को स्टार्ट किया था वो तो कश्मीर रैली के नाम से स्टार्ट किया था। उसके बाद और कश्मीर में लॉकडाउन है, कर्फ्यू है। एक दिन उन्होंने कश्मीर के हवाले से कोई स्टेटमेंट दी हो, उन्होंने बेरोजगारी के हवाले से कोई बात की हो, उन्होंने महंगाई के हवाले से कोई बात की हो, गवर्नमेंट को कोई अल्टीमेटम दिया हो, जबकि मौलाना को पता है इनकी तकरीरें भारत में दिखाई जाती हैं। अगर ये रोजाना आप मुझे एक बात बताएं तो फिर आवाज वहां तक जाए। साहब, जब से हमने देखा है कि पाकिस्तान का झंडा कश्मीर में लहराया जाता था, हर मौके पे कश्मीर में लहराया जाता था, ये पहली दफा इंडिया की तारीख में है, पहली दफा ये पाकिस्तान का झंडा अमृतसर के हर घर में लहराया जा रहा है। इस पर आते हैं लेकिन आप देखें कि और करतारपुरा जो है मोदी के गले की हड्डी बना हुआ है और मौलाना जो है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बड़ा दुख की बात है। लेकिन साथ ही हमने देखा कि बाहर तो नहीं है ही, लेकिन कौमी असम्बली में भी आज बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हुई है। क्या वजह है और कौन क्या कहता रहा, रिपोर्ट में देखिए। जी असद खरल साहब, ये पार्लियामेंट का इजलास तो बुला लिया, लेकिन वहाँ पर जो हंगामा आराई हो रही है, जो कुछ किया जा रहा है कि जनाब ये आधे घंटे में ऑर्डिनेंसेस पास हो रहे हैं, ये तारीख में नहीं हुआ, क्या ये सच है? क्या नून लीग के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ? क्या पीपल्स पार्टी के दौर में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ? क्या नून लीग जनाब बड़ी पार्लियामेंट में बहस करती थी? मियाँ नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म क्या रोज आते थे? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब के तौर पर क्या असेंबली में, पंजाब असेंबली में रोज आते थे? वो क्या कहते थे? मैंने खुद सुना है, अपने कानों से देखा है टेलीविजन पर, जब पूछा जाता था वज़रा से नून लीग को, कहते नहीं मियाँ साहब बस टाइम ही नहीं है, मियाँ साहब नहीं आ सकते पार्लियामेंट में, इतना टाइम नहीं है। तो आज ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के जनाब वो ये यहाँ पर बहस ही नहीं हो रही, यहाँ कुछ नहीं होता। ये माजी को भूल क्यों जाते हैं? देखें, बड़े मियाँ साहब की बात हो, कौमी असम्बली की बात हो और पंजाब असम्बली की बात हो, डोगर साहब भी जानते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब के लिए तो वज़रा और जो अरकान है वो तरस जाते थे उनकी शक्ल देखने के लिए। असम्बली में छोड़ के उनको मुलाकातों का टाइम भी नहीं मिलता था, कई महीने कई हफ्ते उनको टाइम लेना। वज़रा की मैं बात कर रहा हूँ, जो MNA MP बेचारे तो कीड़े मकोड़ों की तरह ये ट्रीट करते थे। दूसरा ये ऑर्डिनेंस 1 साल में 36 भी होते रहे हैं नून लीग के दौर में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी रवायत है, मामला ये है, आपको पता ही है जितनी अक्सरियत है PTI के पास वो भी बात है। एक तरफ हम कह रहे हैं जी कानून साजी, दूसरी तरफ उनके पास अक्सरियत नहीं है, तो फिर इस तरह ही होगा सारे मामला। लेकिन एक चीज़ जो है ना, शहबाज शरीफ साहब जो आज भागे गए हैं, थोड़ा सा उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जी जल्दी से। शहबाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम यह है जिस तरह चौधरी परवेज़ लाई को है, चौधरी परवेज़ लाई जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास और उधर से चौधरी सरवर ने कह दिया कि ये डील हो रही है। एक चैनल पे बैठ के उन्होंने ओपनली कहा कि डील हो रही है। गुलाम सरवर जो है, उसके बाद उनका अपना जो सियासी वफादारियां हैं वो भी आपको पता है। वो कह रहे हैं एक तरफ उनकी एक मामले खसूसी जो है वज़ीर आला की डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा, इसी बात पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब प्रोसीडिंग के दौरान बार बार कह रहे हैं कि भाई आपने डील करनी है, जो मर्जी करनी है तो कोर्ट से बाहर आप जो मर्जी बात करें, कोर्ट्स को इसको अदालतों को इन्वॉल्व ना करें। एक तरफ तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भुगत रही हैं,
दूसरी तरफ एक वजीर और ने फरमा दिया कि बिल्कुल ये सारा कुछ, वो बकायदा उस पे बता रहे हैं, अतरा रहे हैं कि ये डील हो रही है। इमरान खान साहब, अच्छा एक तो ये कि इमरान खान साहब भी पूछें, उनकी अपनी कैबिनेट अच्छा एक तो ये है, मिनिस्टर्स ही काफी। अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ परवेज लाई साहब ये कह रहे हैं कि इवन के जो हुकूमती जो पार्टी जो है हुकूमती, उसके अंदर के बुजरा जो है वो नूरुल अमीन कादरी साहब, वो फजलुर रहमान साहब के बारे में जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जो एक स्टांस ले रहे हैं, वो चौधरी साहब जो है वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि इस तरह तो नहीं मुज़ाकरात होते, कि आप बैकअप तो दें कम से कम पीछे, कि मैं उधर जाता हूं उससे पहले 8-10 बमबारी हो जाती है। मौलाना साहब के बयान, खटक साहब को भी उन्होंने शिकायत की है। अब शहबाज शरीफ साहब की आ जाए, शहबाज शरीफ साहब तरले मिनतें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का और मरियम साहिबा का नाम ईसीआर से निकलवाने के लिए वो अपनी कहानी वो बना रहे हैं, वो उनको बाहर भिजवाने के चक्रों में है। हालांकि जाएंगे नहीं इतनी आसानी से, लेकिन मरियम साहिबा जो है वो नहीं जाने देंगी। की जो बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, उनको बाहर जाने की तैयारी कर रही है। मरियम साहिबा इस्लामाबाद के लिए तैयार है। डोगर साहब ने जो बात की है बिल्कुल शेड्यूल थी सारा कुछ, लेकिन वो बाज नहीं आएंगी, वो जाएंगी जरूर इस्लामाबाद। एक दफा उन्होंने इस्लामाबाद जरूर जाना है, मौलाना साहब से जरूर मिलेंगे, बाकी राब्ता उनका हो गया है व्हाट्सएप के जरिए। ना सिर्फ उनका राब्ता हुआ है बल्कि नवाज शरीफ साहब का राब्ता हुआ है। मौलाना की जान में जान आई है और आज अंदर जान में जो जान आई है, इसलिए इतना थोड़ा सा बिल्कुल अचानक रवैये में तब्दीली आ रही है। ये बताएं बाबर डोगर साहब, ये तहरीक-ए-तौहीद, अब कासिम सूरी साहब की बारी है जी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की। पहले शहबाज शरीफ साहब की तहरीक-ए-तौहीद की तो बात कर रहे हैं। उनके भाई तो अपोजिशन लीडर खशाद खाकान अब्बासी के ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, उनको अपोजिशन लीडर और पार्टी की सदारत देने के लिए तैयार है। मुझे एक बात बताएं, अब मामला थोड़ा मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब को हमजा का फिक्र है, नवाज शरीफ साहब को मरियम की सियासत का फिक्र है, वो जानशीनी का चक्कर है। बाबर साहब, जिस बंदे के खिलाफ ये जॉइंट अपोजिशन कोई चीज लेके आती है ना, समझ लें कि उसकी सीट पक्की हो जाती है और मजबूत हो जाती है। मेरा मतलब है फजलुर रहमान जो थे वो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बने, नीचे से सारे गायब हो गए। उसके बाद किसी एक सीट पे ये सारे इकट्ठे नहीं, चेयरमैन सेनेट को हटाने के, अच्छा समझा, चेयरमैन सेनेट को हटाने के हैं, मेजोरिटी इनके पास है, 60 वोट इनके पास है, 35 वोट उसके पास है, और जनाब वो सीट उसको पक्का कर दिया। वो इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, अब ये किसने कहां वोट दिया, वो क्या उन्होंने कहा था हम निकाल देंगे पार्टी से, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अब सर चेयरमैन जो डिप्टी स्पीकर जो है, अब ये उसको हटाने गए हैं, तो ये भी बलूचिस्तान के हैं। अच्छा स्पीकर पे मैं आपको एक बात बताता हूं, स्पीकर की बात आज ख्वाजा वहां डिप्टी स्पीकर को छोड़ दिया था क्योंकि पीपल्स पार्टी का है, यहां पर जनाब डिप्टी स्पीकर के बलूचिस्तान का है, वहां चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान, ये भी बड़ी ज्यादती है। ये फिर पता नहीं क्या, आज ख्वाजा आसिफ साहब एक बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि देखें सूरी साहब जो हैं इनको ये डिस्क्वालीफाई हुए, जब बाद में हाई कोर्ट ने इनको रिस्टोर किया तो एज स्पीकर किया, हालांकि एज स्पीकर ये हो नहीं सकते, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन दोबारा होना चाहिए था। मैं ख्वाजा साहब को बता दूं, उसामा साहब, मैं ख्वाजा साहब को बता दूं कि शहबाज शरीफ भी डिस्क्वालीफाई हुए थे, और जब डिस्क्वालीफाई हुए थे उसके बाद यहाँ पर गवर्नर राज लगा, बाद में कोर्ट ने उनको रिस्टोर किया, तो एज सीएम रिस्टोर किया था, दोबारा सीएम का इलेक्शन नहीं हुआ था, वो डिस्क्वालीफाई होने के बाद एज सीएम रिस्टोर हुए थे। तो कासिम सूरी साहब भी उसी तरह से हुए हैं, उस वक्त फिर सीएम का भी दोबारा इलेक्शन होना चाहिए था। तो बहल स्टे की बात है, जब तो ये कितने अरसा स्टे पे 5 साल पूरे ही कर गए। हाँ स्टे 5 साल पूरे कर गए स्टे पे। अब इशू ये है कि ये चाह रहे हैं कि कासिम सूरी साहब के खिलाफ ये लेके नो कॉन्फिडेंस लेके आए। मुझे बताएं कि ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, और पूरा जोर लगाया, आज शर्मिंदा करने के पूरा जोर लगाया, तो बजट तो बड़े आराम से पास हो गया था। तो ये भी इनकी हसरत जो है ना दिल में ही रह जानी है, ये इनसे ये भी नहीं होना। इन्होंने खुद, इनके अंदर लोगों ने खुद कासिम सूरी को वोट डालने हैं, ये मैं आपको लिख के दे दूं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपको पता है कि उनकी लॉयल्टी जो है वो कमर दर्द अचानक होती है और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं और उनके बदे भी गायब हो जाते हैं। तो ये फिर अभी देखिएगा जिस तरह से मौलाना के धरने का जो हशर इन लोगों ने किया है, उसके बाद ये डिप्टी स्पीकर का जो ओहदा है वो मेरा ख्याल है कासिम सूरी साहब को मजीद मजबूत करेंगे ये इस चक्कर में। लेकिन अभी जो हम पोजीशन देख रहे हैं असेंबली में, ऐसे लग रहा है कि अपोजिशन चाहती नहीं है कि कोई इजलास अपोजिशन का चले। एक तरफ कहते हैं जी पार्लियामेंट में आए, तो ये असल वजह ये तो नहीं कि जिस तरह इमरान खान ने चाहा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए सड़कों से हटाकर, तो उसको फेल करना चाह रहे हैं असद खरल साहब?
बिल्कुल। आज जो रवैया था, जिस तरह ख्वाजा आसिफ स्पीकर का जिस तरह डाइस का घेराव किया, जिस तरह बिलों की कापियाँ फाड़ी और जो एक एग्रेसिव एटीट्यूड था, एक तरफ वो कहते हैं कि ये इजलास नहीं बुलाते, ये डिबेट नहीं करते, ये कानून साजी नहीं करते। जब इस हवाले से बात की जाती है, कोई अमली इकदाम उठाया जाता है तो उसका ये रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो एक शिकस्त खुर्दा जो एक अनासर हैं, जिस तरह वो देख रहे हैं कि बाहर उनका जो अगर मार्च या धरना हो, उसकी भी आपने देख लिया कि उसका कोई अंदर को बहुत खातर खा आप जो दावे लेकर आए थे वो तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला आपको। दूसरी जानब असम्बली के अंदर सेनेट में नाकामी इनको हुई, अब कौमी असम्बली के अंदर जो बिल पास हो गए हैं, अब मसला तो तब है ना कि ये अपनी अक्सरीती राय से उन बिलों बड़ा को जरूरी सवाल है, गवर्नमेंट को डिफीट देते, एक बड़ा जरूरी सवाल है बाबर देते अक्सरियत से, वो तो ये दे नहीं सके। ब्रेक से पहले तो ब्रेक से पहले एक बड़ा जरूरी सवाल है बाबर डोगर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिर से वो महल्लाती साजिशें हो रही हैं कि जमहूरियत को, पार्लियामेंट को कमज़ोर करो, बदनाम करो। 90 की दिहाई में होता था कि पीपल्स पार्टी जाकर शुरू हो जाती थी नून लीग के खिलाफ महल्लाती साजिशें करने, कभी सदर को मिलाओ जी, कभी आर्मी चीफ के पास जाओ, नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये करती रहती थी। अब चूंकि 20 साल हो गए हैं और मार्शल लॉ नहीं लगा, तो वो जो सियासतदान को आदत है, वो अंदर उनको जरा थोड़ा सा तो हो तो रहा है कि कुछ हो जाए। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं कि किस तरह से फौज मेरे साथ डायरेक्ट, आर्मी चीफ को डायरेक्ट कोई मामला कर लें। DGISPR कह रहे हैं कि जनाब नहीं, ये धरना सियासी है, हमारा इससे कोई लेने देना नहीं, हुकूमत जाने अपोजिशन जाने, वो बीच में आ ही नहीं रहे। इसीलिए मौलाना साहब फ्रस्ट्रेशन में कभी करतारपुर, कभी कुछ, कभी इदारे फलां वो आ नहीं रहे बीच में। तो ये बदनाम नहीं कर रहे आप पार्लियामेंट को और असेंबली को कि लोग जब ये देखते हो कहते हैं क्या फायदा, ये टाइम्स आया है, कोई और आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें इनकी कोई राह निकल आएगी। ये वही 90 की दिहाई नहीं दोहराने की कोशिश हो रही है। उसामा साहब, बुनियादी तौर पर ये कुछ और हो रहा है। ये देखें, ये मोदी के एजेंडे की तकमील हो रही है, ये वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं उनके एजेंडे की तकमील हो रही है। मौलाना बार बार अशारों में, कनाइयों में अदारों को टारगेट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। वो अदारे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़मानत हैं, वो अदारे जो पाकिस्तान के लिए शहादतें दे रहे हैं, पाकिस्तान के अमन के लिए शहादतें दे रहे हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट मुझे ये बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उनको कहा है खाम का उनको भी मुतनाज़ा बनाने का सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का मामला उसको भी धरने में ले ये चाह रहे हैं, मौलाना ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से मैं अदारों के साथ क्लैश करूं। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो गया है। एक हाल ये है कि शायद कोई इलेक्शन करवा के एक सीट दे दें ताकि वो असेंबली में आ जाए, तो शायद वो ठंडे हो जाएं कि चलो यार मैं आ गया हूँ, अब यहाँ दोबारा वो माहौल बन गया, उनको शायद घर को मिल जाए कोई इस्लामाबाद में, ये भी एक हल हो सकता है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत की भी और इसके साथ करतारपुर की। अब पता चला। अब पता चला। बाबर डोगर साहब का एक जुमला बड़ा मशहूर है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की कमर दर्द ऑटो पर होती है, तो वो जब वक्त आता है तो वो ऑन हो जाती है, जब मौका होता है तो वो ऑफ हो जाती है। यानी जब मौलाना साहब बुलाएं, जब मियां नवाज शरीफ साहब को काम कह दें तो वो दर्द उठ जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो कुछ अब अजीब सी सूरत हाल ये है कि एक तरफ कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत अब तसल्ली बख्श कह सकते हैं या ख़तरे से बाहर है, क्योंकि खुद नून लीग लेकर गई, खुद उनका ख़ानदान उनको घर ले गया। अब फिर मरीम औरंगजेब साहिबा ने डरा दिया है कि जनाब उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है, मुस्तहकम नहीं है, और एक बोर्ड भी बना दिया गया है डॉक्टरों का। तो खरल साहब ये क्या फिर क्यों इनको लेकर आए हैं आप सर्विस हॉस्पिटल से? दुनिया का बेहतरीन, पाकिस्तान का तो इसमें कोई शक नहीं बेहतरीन बोर्ड था, 12 डॉक्टर्स उनको देख रहे थे। तो अब अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है मियां साहब को, उनकी तबीयत मजीद बिगड़ती है, तो सारा कसूर तो फिर शरीफ खानदान का है, उनको क्यों लेकर आए हैं? इसी पे कल भी मैंने उसामा साहब कहा था, लेकिन अब जिस तरह खबरें आ रही हैं, अब खबरों के इंडिपेंडेंट ज़राए तो है नहीं। जो जाती उम्रा हाउस ऑफ शरीफ से जो खबर एक फीड की जाएगी मीडिया में, अपने हम ख्याल मीडिया में, ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तो वही खबर आएगी। ना तो उस रिपोर्ट की कोई ऑथेंटिसिटी होगी जो शरीफ मेडिकल सिटी की होगी, आप नहीं, उनका जारी बात है एक हॉस्पिटल है। तो ये बोर्ड कौन सा है, इसका कुछ बताया? डॉक्टर का नाम कौन है? कारकुन और जज्बाती उनके साथ लगाव उनका ज़्यादा है, डॉक्टर कम और उनका सपोर्टर और वोटर जो है ना वो ज़्यादा और कारकुन ज़्यादा है, जो डॉक्टर अदनान खान है। अदनान खान साहब के वाले से खबरें आ रही थी कि जी वो लंदन में राब्ते कर रहे हैं, डॉक्टर से राब्ते कर लें। उनकी फैमिली के वाले से खबरें आ रही हैं कि जनाब वो हार्ले स्ट्रीट जो है वहाँ पे उन डॉक्टर से उन्होंने रब्ता कर लिया है।
लंदन जाने के हवाले से मनसूबाबंदी की जा रही है और बार अमेरिका बार भी यही देखा आ जा रहा रहा है है सर, खरल यही साहब, आ रही अमेरिका है भी। बार बार खबर के शहबाज शरीफ साहब कन्विंस कर रहे हैं और यहां तक उन्होंने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगा, यानी आपको हाथों से छोड़ के आऊंगा। अच्छा, सिटीजनशिप की बातें हो रही हैं कि मियां तो नवाज शरीफ शहबा- साहब सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ बरतानिया साहब ये कोशिशें कर रहे हैं कि भाई साहब की तबीयत खराब है, वालदा उनकी ये कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उनकी बेटी जो है साहबजादी जो मोहतरमा मरियम साहिबा है, वो उनकी ख्वाहिश ये है कि उनके वालिद साहब इधर रहें, क्योंकि उनको ये है कि पीछे नकब लग जाएगी, पार्टी के पर कब्जा हो जाएगा। लिहाजा अब ये फैसला हुआ है कि अगर वो बाहर जाएंगे ना तो कहते हैं मकू ठप के जाएंगे, वो उससे जाने से पहले शायद शहबाज शरीफ साहब को पता साफ कर दें, क्योंकि मामला ये इस वक्त शरीफ फैमिली के अंदर एक जंग है जानशीनी की। शहबाज शरीफ साहब को ये पता है कि वो तो शायद दोबारा ना आ सके, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमजा का फ्यूचर सेव हो जाए, वो हमजा को पीएम और सीएम देखना चाहते हैं। डिसएग्री करता हूं। मरियम साहिबा जो है, मरियम साहिबा को पीएम समझ रहे हैं, बार बार वो तकरीर कर रहे हैं कि मुझे 6 महीने दो, मुझे 6 महीने दो, आप कह रहे हैं कि उनको पता है कि वो नहीं आ मरियम साहिबा की बात, मरियम साहिबा के हवाले से तो उनका तो रास्ता बिल्कुल साफ है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ताहयात नाहल है, नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म बन नहीं सकते, तो मरियम के मुकाबले में वो अपने भाई शहबाज या हमजा को बनाएंगे, ये तो कोई बेवकूफ भी पता समझ जाएगा, मुझे इस पे एलेबोरेट करने की भी जरूरत नहीं है। लिहाजा मरियम के रास्ते साफ हैं। अच्छा, मरियम साहिबा के रास्ते हैं साफ। मैं आपको शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ अब फिर हाथ होने लगा है। मैं आपको बता रहा हूं। एक मिनट मुझे बताएं, ये जो आपने कहा ताहयात नाअहली, वो आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मियां साहब को अपने किसी जज का भी इंतजार है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, वो दूर की सोच रहे हैं, उनको एक और इफ्तिखार चौधरी चाहिए, तो उसके बाद उनकी बड़ी नाअहलियां थी, बड़े बड़े केस थे, दुनिया की तारीख में नहीं हुआ 10-10 साल बाद केस रीओपन हो जाए, 10 साल दुनिया में कहीं मिसाल नहीं। मियां साहब के लिए सारे कानून छोड़ दिए गए, सारे कानून तबाह किए गए इस मुल्क में, और उनको जनाब लाडले की तरह आप वज़ीर आज़म बन जाएं। बाहर आते ही एक नया मुतालबा आ गया, बैठे हुए हैं। हाँ जी, मुतालबा नया आया जज साहब के हवाले से। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद अचानक मौलाना साहब का जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से सर हम नहीं करते, ये मुतालबा आना नहीं, ये एक दौर तो मिलाए जा सकते हैं ना जी, ठीक पहले है। तो मौलाना साहब ने कहा आजादी बात एक सब जुडिस मैटर को मौलाना साहब कंटेनर पर क्यों लेकर गए हैं, एक सब जुडिस मैटर को मौलाना साहब क्यों कंटेनर पर लेकर गए हैं? क्या आपको एतमाद नहीं है? 10 जज सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे आला, यानी ये अदालत के ऊपर प्रेशराइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि एक प्रोसीडिंग हो रही है उसके ऊपर असरअंदाज होने का इससे ज्यादा और मुअस्सर। अच्छा, बाबर साहब मियां नवाज शरीफ जो है वो इस धरने से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, और अगर उनका वो यकीन कर चुके हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान इस गवर्नमेंट को ले गए, इस गवर्नमेंट को गिराने में कामयाब हो गए, तो उनके सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, भाई से उम्मीद नहीं है, अपने कारकुनों से, अपने एमएनए एमपीए से नहीं है, मौलाना साहब से सारी उम्मीदें हैं। डायरेक्ट मौलाना के साथ कांटेक्ट में है। वो मरियम को तो आप ये था खल साहब बात कहते थे, मरियम ने इस्लामाबाद जाना ही जाना है, मौलाना फजलुर रहमान से मिलना ही मिलना है, और मौलाना फजलुर रहमान बार बार सारी दुनिया को छोड़कर वो पिछले 3 दिनों में 100 दफा ये कह चुके हैं कि किसी तरीके से मरियम की एक मुलाकात हो जाए, वो कंटेनर पर आकर तकरीर। नवाज शरीफ साहब की सेहत प्रायोरिटी नहीं है नून लीग की, नवाज शरीफ साहब की सेहत उनकी बेटी की प्रायोरिटी नहीं है, उनके लिए सबसे अहम वो नहीं है, वो तो कहते हैं एक लम्हा उनके बगैर नहीं वो रहना चाहते। अब तो सामा साहब गवर्नमेंट के जो फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो ये कहना शुरू हो गए कि ये जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी ये रिलायबल नहीं है। चौधरी गुलाम सरवर खान ये मैनिपुलेटेड का लफ्ज़ उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद कहा कि ये डॉक्टर यासमीन की रिपोर्ट थी, ये मैनिपुलेटेड थी, हुकूमत पीटीआई की हो, डॉक्टर यासमीन राशर साहिबा वजीर सेहत हो और उनका मिनिस्टर ये कह रहा हो कि सरकारी रिपोर्टें मैनिपुलेटेड है, तो ये बात कहां से आ रही है? फिर तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन खबर एक ब्रेकिंग मैं दे रहा हूं, ब्रेकिंग खबर ये है कि 6 वुज़रा की तब्दीली हो रही है, 6 वुज़रा तब्दील हो रहे हैं। वफाकी कैबिनेट के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही है। असद उमर साहब को वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लगाया जा रहा है। अच्छा, खुसरो बुख्तियार साहब की वजारत तब्दील की जा रही है। जहांगीर वगैरह उनको वजीर खारजा बनाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। बाबर अवान साहब को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया जा रहा है। उनको तो नैब के पास जाना चाहिए, उनके पास मामले खसूसी रहेंगी, लेकिन उनको महकमा और दिया जाएगा।
फिर उसके बाद चौधरी गुलाम सरवर सर जो खान साहब हैं, हाँ जी, उनकी मेरा ख्याल है छुट्टी होने वाली है। सर होनी चाहिए, ये कोई बात है भला? वजीर होकर अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, सबूत लेकर आए। 2 नए लोग ऐड किए जा रहे हैं। मतलब ऐसे लोगों के होते हुए आपको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या खान साहब कमाल करते हैं। सर करतारपुर पे आ जाएं, क्योंकि सर ब्रेक टाइम ही बल्कि खत्म हो जाएगा, ब्रेक मेरे मुंह से निकल गया। करतारपुर राहदारी की ओपनिंग होने वाली है जनाब, और इस वाले से आप इंशाल्लाह स्पेशल शो भी देखेंगे। अब पता चला, मैं इतना बताऊंगा तो ज़रूर आपने शो देखना है। बड़ी खबर यह है कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू साहब को भारत की तरफ से इजाज़त मिल गई। 3 बार उन्होंने खत लिखा, उन्होंने कहा कि अगर मुझे आपने इजाज़त ना दी जाने की तो फिर मैं बगैर इजाज़त के ही पाकिस्तान चला जाऊंगा, और बड़ा दबाव था। असद खरल साहब, ये अब जो करतारपुर राहदारी है, इतना बड़ा इक़दाम है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये अनोखा है, और इसके हम इस पर पूरा प्रोग्राम भी कर देना तो वो भी कम है कि इससे जितने पाकिस्तान को फ़ायदे इससे हासिल होंगे। पूरी दुनिया में इमेज पाकिस्तान का, वो जो भारत दिखाता था पाकिस्तान में इंतहा पसंदी है, पाकिस्तान में नफरत है मुजाहिब के लिए, और पता नहीं क्या क्या दहशतगर्दी, ये सारा कुछ इससे ज़ाहिर हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो पाकिस्तान में खुद रहा है। बिल्कुल, और इससे जो इंडियन सिख आएंगे, इंडियन जर्नलिस्ट आएंगे, इंडियन शहरी आएंगे, उनके जो कनाडा से जो उनके बरतानिया से जो बरास्ता इंडिया, कोई भी अगर सिख आएगा तो वो डायरेक्ट आ सकेगा बगैर किसी वीजे के। फिर इसके बाद आप देखिए, यही सिख जो हैं दूर से देखने के 5000 इंडियन इनसे दूरबीन से देखने के लेते थे। अब $20 को इनको तकलीफ हुई, वो चलो वज़ीर आज़म ने पहले दिन माफ कर दी। इससे $30 लाख, तो हमें 5000 भी अगर रोज आए तो वो मिलेगा $20 के हिसाब से। ये तो भी आगाज है। इससे फिर और बहुत सारे इसमें रोजगार के मौके खुलेंगे, वहां पे इंडस्ट्री लगेगी, वहां पे और बहुत यूनिवर्सिटी बन रही है सर, यूनिवर्सिटी बनेगी, वहां पे इससे बड़ी क्या बात है, होटल्स बनेंगे, वहां पे मुख्तलिफ जो चीजें हैं, अच्छा आपकी हैंडीक्राफ्ट्स वहां पे बिक सकती हैं, बहुत सारी चीजें। और फिर पाकिस्तान का इमेज बिल्कुल सबसे बड़ी के हवाले से, एक मजहबी हार्मनी के हवाले से, रिलीजियस जो एक भारत सालाना है, खरबों रुपया खर्चता है अपने इमेज के लिए, खरबों रुपया उसने बजट ये रखा हुआ है। बाबर साहब, ये आखिर नवजोत सिंह सिद्धू से मसला क्या है? वो आर्मी चीफ से जो गले लगे, वो मसला है भारत को, भारतीय सरकार को, सिर्फ उनको कि इजाजत ये चला ना जाए किस तरह? वही वजह है कि इस वक्त सबसे मशहूर शख्सियत हैं सिखों में, मशहूर तरीन शख्सियात में है, और उससे पूरी दुनिया में एक बड़ा जबरदस्त पैगाम जाता है पाकिस्तान के लिए। देखें उसामा साहब, सबसे बड़ा इशू जो नवजोत सिंह सिद्धू से है कि जब वो पाकिस्तान आए और ये करतारपुर वाला इशू उस वक्त स्टार्ट हुआ, तो सबसे बड़ा मोदी सरकार जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS के मेंबर हैं, उनको ये है कि ये पाकिस्तान के साथ एक कॉरिडोर खुल गया है जहाँ से सिख जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान से, और यहाँ उनको ये इससे बहुत इशू है कि पाकिस्तान के साथ सिखों का इंटरेक्शन ये मोदी को किसी सूरत कबूल नहीं है। ये करतारपुरा उसके गले की हड्डी है जो मुसलसल उसको तंग कर रही है। आपने ये जो कहा है ना कि उनको इजाजत मिल गई, सर कोई इजाजत नहीं मिली। नवजोत सिंह सिद्धू चाह रहे थे कि वो वाक़े के जरिए पाकिस्तान आए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ वो करतारपुरा जाएं, लेकिन जो इजाजत मिली है वो ये मिली है कि जनाब आप इंडिया की तरफ से जा सकते हैं, आप वाक़े की तरफ से नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान ने उनको इन्विटेशन दिया हुआ था कि आप इधर से आए, वो नहीं इजाजत मिल रही, और पाकिस्तान ने तो इससे ज्यादा फैसिलिटेट किया था कि आप ID कार्ड दिखा के आ जाए। भारत को तो ये लग रहा है कि ये जैसे राहदारी खुली है, इससे पूरे का पूरा खिंचा चलाएगा भारतीय पंजाब पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। जो झंडे वहां पर लगे हैं, पाकिस्तान के झंडे लगे, तारीख में पहली मर्तबा अमृतसर में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं। तो मुझे एक बात बताएं, वो मोदी जो कश्मीर से पाकिस्तान के झंडे उतार रहा है, उसको जब ये पता चला कि यहाँ पे अमृतसर में भी झंडे लगे हैं, तो वो उसकी तो रात की नींदें हराम हो गई। और भारतीय अदाकार सनी देओल जो है वो भी आ रहा है, और बहुत सारे मारूफ जो लोग हैं वहां पे सारे आएंगे, उनके लिए मुकद्दस तरीन मकाम है। वो कहते हैं यहाँ पर बाबा गुरु नानक की कब्र या उनकी समाधि है, उनके लिए तो इससे बड़ा, इससे मुकद्दस मकाम है ही नहीं। तो ये बाकी बात सही है कि बिल्कुल भारत को ये खौफ है कि ये तो पूरा का पूरा भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ जाकर मिल गया है, इस सिर्फ एक राहदारी से पूरा जुड़ गया है। कल क्या होगा बाबर डोगर साहब? कल सर मरियम की कोर्ट में पेशी है, नवाज साहब की और मरियम की चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से। तो नवाज साहब तो नहीं जाएंगे, तो मरियम, अब देखने वाली बात यह है कि कल इस्लामाबाद जाती हैं या नैब जाती हैं, ये अब कल ही पता चलेगा। असद खरल साहब? बिल्कुल जी, मरियम साहबा इस्लामाबाद के लिए अतुलमकान कोशिश करेंगी, कोर्ट जाना जहाँ इस्लामाबाद जाने के लिए पूरी भरपूर तैयारी अपनी करेंगी। अब देखना है कि शहबाज शरीफ साहब
अपनी भतीजी को रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं? रोक सको तो रोक लो। मरियम आई रे, मरियम आई या मरियम गई रे? मरियम गई जी। अच्छा जी, कल जनाब कल का शो बड़ा अहम होगा, बड़ा स्पेशल अब पता चला तो आपने मिस नहीं करना। ये मेरे नज़दीक एक बड़ी मैं ख़ास खबर आपको दे रहा हूँ। तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।